पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिन्होंने वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट पेसर को प्रोड्यूस किया, चाहे मैं बात करूं शोएब अख्तर की, इमरान खान की, वकार यूनुस की या फिर वसीम अकरम की, यह लिस्ट बहुत लंबी जाती है। यह एरा ऐसा था कि पाकिस्तान के बॉलर पूरी दुनिया के बैट्समैन को डोमिनेट करते थे और डरा कर रखते थे। 80s, 90s और इवन 2000 में भी इन बॉलर्स ने अपनी अलग ही पहचान बना रखी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, पाकिस्तानी बॉलर्स की कहानी थोड़ी बदल सी गई। एक टाइम जहां पाकिस्तानी टीम में लेजेंड भरे होते थे जो कि इनकेपेबल थे सामने वाले बैट्समैन को डरा कर आउट करने के लिए, वहीं आज के टाइम में कहानी पूरी तरीके से बदल सी गई है। रिसेंटली चल रहा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी पेसर्स कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और यह बात बस इस टूर्नामेंट की नहीं, कई सालों के रिसेंट टूर्नामेंट को भी आप उठाकर देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तानी पेसर्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। एक समय था जब पूरी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पेसर्स से डरती थी और आज के समय में किसी को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शाहीन की स्पीड गिर चुकी है, नसीम इंजर्ड रहते हैं, हारिस रन लीक करते रहते हैं, बाकी पेसर्स की तो टीम में जगह ही नहीं बनती। एंड इसी वजह से यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तानी पेसर्स अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं? क्या वो उस काबिल नहीं बचे हैं कि वो अपनी टीम में अपना इनपुट दे पाएं? और क्या पीसीबी एक्चुअली में अपने प्लेयर को मैनेज नहीं कर पा रहा है? और क्या न्यू टैलेंटर्स अब पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है? लेट्स नो द डेथ ऑफ पाकिस्तान पेसर फैक्ट। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान को पेस फैक्ट्री का टैग मिला। यह बात है 1980 और 1990 की। उस समय इनकी टीम की कैप्टनसी थी इमरान खान के पास और वो अपने आप में एक खतरनाक ऑलराउंडर थे और उनकी पेस बॉलिंग भी काफी अच्छी थी। लेकिन उस टाइम पर इनकी टीम में एक असली मॉन्स्टर थे, वसीम अकरम और वकार यूनुस। इन दोनों ने ही पाकिस्तान की पूरी पहचान बदल दी थी। कोई भी बैट्समैन इनको खेलना ही नहीं चाहता था और लिटरली डरा करता था। एंड सभी लोग वसीम अकरम को सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जानते थे क्योंकि इनके पास बहुत सारे वेरिएशन थे, पेस के साथ स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर और भी ना जाने कितने सारे। और इनमें से भी इनका सबसे खास वेपन था रिवर्स स्विंग और इसी वजह से इनकी बॉल को कोई डेथ ओवर में टच भी नहीं कर पाता था। एंड इनका इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया रहता था। और यह तो बस शुरुआत थी पाकिस्तान पेसर्स की जनरेशन की। 90s और 2000 में डोमिनेट करने आते हैं इनके वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर जिनको रावलपिंडी के नाम से भी जाना जाता था, शोएब अख्तर, जो अपनी तेज तरार स्पीड के लिए जाने जाते थे। लगातार 150 प्लस स्पीड पे हार्ड लैंड बॉल को डालने की एबिलिटी इन्हें काफी खतरनाक बनाती थी। और फिर इनके बाद आते हैं मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सोहेल तनवीर जैसे यंगस्टर। अब इनमें अगर मैं बात करूं मोहम्मद आसिफ की, तो उनका लेवल ही काफी डिफरेंट था। वो एक डिफरेंट लीग के बॉलर थे जिनको खुद पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर ने एप्रिशिएट भी किया है। मोहम्मद आसिफ जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, मैंने कभी भी मोहम्मद आसिफ जैसा इतना अच्छा न्यू बॉलर नहीं देखा था। उनकी स्विंग बॉलिंग अनप्लेबल रहती थी एंड उनका करियर एक अच्छे वे में ग्रो हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि इनका फ्यूचर काफी अच्छा रहेगा और यह पाकिस्तान के लिए बेस्ट देंगे। बट फिर आता है एक ट्वीट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर यह दोनों ही करप्शन केस में फंस जाते हैं। दोनों का नाम आता है 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल में। मोहम्मद आमिर के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें उनके करियर स्टार्टिंग से लेके फिक्सिंग और उनका वापस ग्रो होना सब बताया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के बाद आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। दोनों की इस बड़ी गलती की वजह से उनको क्रिकेट से कई सालों तक दूर रहना पड़ता है। जहां मोहम्मद आसिफ को आने वाले सालों में एक पाकिस्तान का लेजेंडरी बॉलर माना जा रहा था एंड इतने फ्रीक्वेंट वे में इतने अच्छे पेस बॉलर प्रोड्यूस करने के बाद पाकिस्तान को टैग मिलता है पेस फैक्ट्री का। यह पेसर सिर्फ स्विंग और कंट्रोल में ही एक्सपर्ट नहीं थे, इनकी पेस भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हर एक बॉलर 140 प्लस स्पीड डालने के लिए काबिल था और पेस फैक्ट्री का यह टैग आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा था। जब पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते हैं, इन तीनों को देखकर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो पेस फैक्ट्री है ये लोग उनको कंटिन्यू करेंगे। एंड जिस तरीके से पाकिस्तान फास्ट बॉलर 80s, 90s, इवन 2000 में डोमिनेट करते थे और पूरी टीम को डरा कर रखते थे, यह भी सेम डर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मगर हम सबको पता है कि ऐसा नहीं हो पाया। क्या पेसर की जनरेशन अपने से पहले आने वाले बॉलर्स की क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इन सभी न्यू जनरेशन के पेसर्स को काफी अच्छी स्टार्ट तो मिली, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन इनसे थी पाकिस्तान के पुराने फास्ट बॉलर्स को देखते हुए, वो इम्पैक्ट और टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन यह नहीं दे पाए। एंड इन सब में सबसे पहले बात आती है पाकिस्तान की प्रीमियम
प्रीमियम फास्ट बॉलर कहे जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी पर। इन्हें सबसे पहले पाकिस्तान के अंडर 19 टीम में देखा गया था और उस समय यह काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी थे एंड इसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में फास्ट ट्रैक कर भी लाया गया। इनिशियली शाहीन शाह अफरीदी अपने एक टाइम पर काफी ज्यादा किलर बॉलर लग रहे थे। कॉन्स्टेंटली 140 की पेस से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग करना एक अच्छे कंट्रोल के साथ, और तो और उनको न्यू बॉल के साथ काफी ज्यादा स्विंग मिलता था। वो अपनी बॉल को आगे से स्विंग कराने में माहिर थे, जिस वजह से वह बैट्समैन को आराम से आउट कर पाते थे और न्यू बॉल से वो अपना इम्पैक्ट जरूर छोड़ते थे। इनका और पाकिस्तानी पेस बॉलिंग यूनिट का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा था एंड शाहीन अकेले ऐसे बॉलर नहीं थे, इनके साथ नसीम शाह का भी नाम साथ साथ उभर रहा था। नसीम ने सिर्फ 16 की उम्र में इंटरनेशनल टीम में डेब्यू कर लिया था और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी रही थी। नसीम के पास भी सभी एबिलिटीज थी जो शाहीन के पास थी। यहाँ भी 140 की स्पीड से बॉल डाल रहे थे और इनका भी कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा रहता था एंड थोड़े टाइम में ही शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह पाकिस्तान बॉलिंग के लीडर बन चुके थे। दोनों यंग थे और दोनों के पास टैलेंट भी था और इनके पास पोटेंशियल भी था अपने 80s और 90s के बॉलर्स की लेगेसी को आगे ले जाने का। इन्हें सपोर्ट करने के लिए साथ में हारिस रऊफ, हसन अली जैसे पेसर भी टीम में शामिल थे। हारिस रऊफ ने टेप बॉल क्रिकेट से अपना करियर स्टार्ट किया था एंड वहां से उन्होंने अपना सफर तय किया था डोमेस्टिक क्रिकेट तक का एंड फिर T20 लीग में अच्छा इंप्रेस करने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह बनाई। यहाँ अपनी डेथ बॉलिंग के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। इन्होंने अपनी रो पेस और खतरनाक यॉर्कर से सिलेक्टर्स को काफी ज्यादा इम्प्रेस किया था। और बात करें हसन अली की तो वो भी एक काफी ज्यादा अच्छे सपोर्टिव पेसर थे। वे न्यू बॉल के साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलायबल बॉलर थे, लेकिन अब पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा है नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में क्वालिटी तो है, मगर असली दिक्कत तब आई जब पीसीबी ने अपने ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया और इसका असर क्या हुआ, इनके प्लेयर्स इंजर्ड रहने लगे, उनकी पेस गिरने लगी और कई प्लेयर्स की तो फॉर्म भी चली गई। अब इन चीजों के पीछे कई रीजन है। पीसीबी अपने ही प्लेयर को मार्केटेबल बनाने के चक्कर में उनको हर रैंडम सीरीज में उन्हें खिलाने लग जाती है, फिर चाहे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हो या फिर इनकी फेवरेट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। हाईली पोटेंशियल यंगस्टर को चांस देने की जगह पाकिस्तान हर सीरीज में अपने बेस्ट बॉलर को यूज करने लग गए और इसका इम्पैक्ट इनके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहा एंड इनके सभी मेन पेसर्स के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट बढ़ता गया और परफॉर्मेंस में डिप आना शुरू हो गया। सबसे पहले इनके बॉलर्स की फिटनेस बिगड़ने लग गई। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर लगातार इंजर्ड होते रहे और सीरीज पर सीरीज मिस करते रहे। सबसे पहले हारिस रऊफ जिनकी फॉर्म डाउन हो गई और फिर हसन अली के साथ में भी सिमिलर चीजें हुई। पीसीबी का वर्कलोड मैनेजमेंट एक डिजास्टर साबित हुआ। मेन बॉलर्स तो इंजर्ड हुए ही थे, लेकिन इसके अलावा सेकंड स्ट्रिंग्स बॉलर की भी क्वालिटी एक्सपोज होने लग गई। नए बॉलर्स की क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं थी और इसका मेन रीजन था उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होना और जो कुछ ठीक ठाक अच्छे बॉलर निकल भी रहे थे उन्हें भी अच्छी तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाया। इन एनी केस अगर किसी मेजर टूर्नामेंट में इनका मेन बॉलर अगर इंजर्ड भी हुआ तो इनके पास बैकअप में कोई बॉलर ही नहीं बचा। इवन इन्होंने अपने बैकअप के लिए कभी ट्राई भी नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी जो कि यंग एज में एक अनप्लेवेबल बॉलर लग रहे थे, शुरू में 25 से भी कम एवरेज में उन्होंने विकेट लिए थे, मगर 2022 के बाद इनका करियर पूरी तरीके से पलट गया। इसी साल श्रीलंका के अगेंस्ट इन्हें एक नी इंजरी से गुजरना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में ये वापस तो आए, लेकिन पहले वाले शाहीन शाह अफरीदी जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी की तरह नसीम शाह भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए। हारिस रऊफ कुछ अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन वो रन लीक करने लगे और एक एक करके पाकिस्तान जो पूरी पेस फैक्ट्री कहा जाने लगा था उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। और अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर पर तवज्जो दे रहा है। इसमें एक मेन कारण नजर आता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान के क्रिकेट को अंदर से खोखला बना दिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो कि डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या उनको पाकिस्तान टीम मौका देगी? और क्या पाकिस्तान जो पेस फैक्ट्री माना जाता था वो वापस रिवाइव होगा? सवाल बहुत हैं। अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को कुछ चेंजेस की जरूरत है, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।